कैसे हो सब लोग बच्चों। तो फिर से नए वीडियो के साथ और एक बार मैं आ चुका हूं आप लोगों को नए वाले टॉपिक के साथ, ठीक है, पढ़ाने के लिए। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? हम लोगों ने पिछले बार में जो टॉपिक देखा था वो फिर से एक बार रिवीजन करके और टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, मेरा बोलना काम है, क्योंकि मुझे बोलने के ही पैसे मिलते हैं। वैसे तो अभी नहीं मिल रहे, लेकिन आगे जरूर मिलेंगे। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बाकी जो भी पैसा मिलेगा हम सब लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है? बांटेंगे क्या, देखते हैं। चलो, तो कल तक हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जहां तक मुझे याद है पिछले वीडियो में हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कशन किया था। अरे किया था ना, पिछला वीडियो हमारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी से ही रिलेटेड था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी पढ़ा, उसके बाद में हमने दो चीजें पढ़ी थी। सर क्या पढ़ा था बोलो? हमने पढ़ा था कि गुड एब्जॉर्बर जो होता है, गुड एब्जॉर्बर, उसको गुड इमिटर भी बोला जा सकता है, या गुड एब्जॉर्बर पुअर रिफ्लेक्टर होगा। समझ में आया क्या? कैसे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसने सपोज कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया होगा वही सारी एनर्जी को रेडिएट या इमिट भी कर सकता है। बोलो बात समझ में आई क्या? इसीलिए हमने बोला था गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर हो सकता है और बैड एब्जॉर्बर बैड इमिटर होगा। बोलो बराबर। अब वही चीज रिफ्लेक्टर के साथ थी। रिफ्लेक्शन जब हो रहा था तो रिफ्लेक्टर क्या करता है बोलो? थोड़ा सा ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ा सा ही इमिट करेगा। तो मैं क्या गुड रिफ्लेक्टर को पुअर इमिटर बोल सकता हूं, क्योंकि वो पुअर एब्जॉर्बर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कशन की थी, और मैंने बोला था कि आज हम बढ़िया एक लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि एक किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। किरचॉफ्स के दो लॉ थे, एक था केवीएल, एक था केसीएल। किरचॉफ्स का करंट लॉ था, जिसको याद है अपन ने क्या बोले थे? बिल्कुल सही, जंक्शन लॉ बोले थे। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हमने किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोला था। बराबर है क्या? ये लॉज लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लॉ थे। अभी हमें किरचॉफ्स का हीट रेडिएशन का लॉ पढ़ना है। मतलब किरचॉफ्स बाबा के पास कोई दूसरे काम नहीं थे, बस एक्सपेरिमेंट ही करते रहते थे वो, इसीलिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट है उसके। बराबर ना? हाँ बराबर बोल रहे हो सर आप। तो आज का जो टॉपिक है बहुत क्लियर है, आईएमपी क्वेश्चन डाल देना है। रिसेंटली पिछले 4, 5, 6, 7 साल से ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको हो सकता है कि ये सवाल आ जाए, ठीक है? जो क्वेश्चन है आपका वो है, क्या है बोलो? देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है बोलो? हमें बोला गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। क्या बोला है बच्चों बोलो? किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन बताना है, हीट रेडिएशन का किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? बढ़े आगे, पक्का? चलो बढ़ते हैं बच्चों। इसमें करना क्या है पता है क्या आपको? कुछ नहीं। क्या करना है? हाँ सर, लोकेश सर तो एक ही चीज बोलते हैं, सर कुछ मत करना, कुछ नहीं करना है, लेकिन बाद में सर बहुत सारा लिखवा देते हैं और बाद में पता चलता है कुछ नहीं का मतलब बहुत कुछ होता है। अरे बोलो बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ चलो, तो आपको करना क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे पहले तो लॉ लिखना है। लॉ क्या बोलता है पहले ये लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका, ठीक है? तो मैं एक बात बता दूं आपको, इधर देखो, गाना नहीं बोल रहा हूं मैं। स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ्स लॉ के दो स्टेटमेंट है, दोनों को पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे। जो आसान है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है? चलो तो ध्यान से समझना क्या क्या लिख सकते हो आप। सपोज हमने क्या किया, एक बॉडी ली और मैंने बोला कि वो बॉडी एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है और इमिशन भी कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है और इमिशन भी कर रहा है, लेकिन वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। मतलब उसका टेम्परेचर कैसा है बोलो? चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है और इमिशन भी कर रहा है। कोई बॉडी है, अरे ये प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा था ना हमने, अगर कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर होगा, तो वो रेडिएट भी कर सकता है और एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। उसी रेडिएट को हमने इमिटेट बोला है। तो कोई एक बॉडी ले लो जो रेडिएट भी मतलब इमिट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उसका जो इमिशन कोएफिशिएंट होगा या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होगा वो उसके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के हमेशा बराबर होगा। ये हमने पढ़ा भी था, जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो इमिट करेगा, तो जितना उसका ई होगा उतना ही ए होगा। ये कौन बोलता है बोलो?
किरचॉफ्स बाबा कौन बोलता है? देखो स्टेटमेंट हम लिखेंगे अपन। स्टेटमेंट बहुत आसान है, यही वाला याद रखना मेरे हिसाब से। स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ बॉडी विच इमिट और एब्जॉर्ब या अब्जॉर्ब दोनों करेगा एक साथ, और नहीं आएगा, एंड आएगा। विच emits and absorb the energy at equilibrium। समझा क्या? कोई भी बॉडी जो इमिट और एब्जॉर्ब दोनों करता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, द coefficient of absorption is equal to coefficient of emission। बोलो समझा क्या? ये स्टेटमेंट में इरेज करने वाला हूं, मिटाने वाला हूं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। फिर से समझ लो, कोई भी बॉडी जो इमिट और एब्जॉर्ब कर रही होगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो इमिट करेगा, मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसके कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के बराबर रहेगा। तो A इक्वल टू E, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं ना, तो उसमें हमें A इक्वल टू E प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आया क्या? बड़े आगे इसका दूसरा स्टेटमेंट को भी थोड़ा हम बच्चों समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट भी हम समझ लेते हैं। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहले तो ये लिख लो। नहीं यार, एक काम कर लेते हैं ना, इसके साथ में समझ लेते हैं, बाद में एक साथ डिवाइड करेंगे। अच्छा देखो, इसका दूसरा स्टेटमेंट समझने के लिए ना इसको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे बोलो बच्चों, क्या इमिसिविटी कल पढ़ा था हमने या पिछले वीडियो में पढ़ा था? देख लेना आप। इमिसिविटी का मतलब होता है या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ कोई भी बॉडी या ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बोलो बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ या ना? अब इसको मैं रीअरेंज करता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, तो मेरा फॉर्मूला यही हो जाएगा कि देखो R अपॉन A इज इक्वल टू RB। अरे हाँ कि ना? ये है हमारा दूसरा स्टेटमेंट। देखो कैसे, किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट, ये क्या है बोलो? इमिसिव पावर। इसको अपन दूसरे तरीके से बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऐसा भी बोल सकते हो आप। समझ में आया क्या बोला? या तो आप ऐसा बोलो इसको, द इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, द रेशियो ऑफ, देखो लिख रहा हूं मैं, क्या बोलूंगा? उसके रेशियो को बोलेंगे अपन। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? R और A का। R को क्या बोला जाता है बोलो? रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोला? समझ में आएगा बच्चों? देखो यहां पे तो लिखा है भाई, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका जो रेशियो होता है ना बच्चों, ये कैसा होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका रेशियो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होता है? ये किसका इमिसिव पावर है? बिल्कुल सही, ब्लैक बॉडी का। एंड इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन ये जरूर लिखना एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ये पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो। फिर से एक बार ऐसा लिख देना, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, द रेशियो ऑफ, यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज इक्वल टू या कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आया? एट सेम टेम्परेचर। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है। ठीक है बच्चों,
अरे बड़े क्या। और रियलिटी में देखा जाए तो हमें प्रूफ यही करने बोला है, तो हम इसी को प्रूफ करते हैं। यही वाला स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बाकी कुछ भी लिख सकते हो जो आपको आसान लगे, ठीक है बच्चों। तो हम अब इसका प्रूफ करने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ को हम प्रूफ करने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ का जो प्रूफ है वो ये है कि हमें A इक्वल टू E बताना है। क्या बताना है बोलो? A इक्वल टू E होता है, E, A इक्वल टू E। चलो अभी कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको, ये क्या हो रहा है सर? आज आप एक बात बता दूं, आपको ही बोल रहे हो। देखो आपको ना यहाँ पे करना क्या है, एक डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा बेहतर समझने के लिए। तो अपन एक काम कर लेते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक एनक्लोजर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, एक रूम ले लिया। मैंने रूम किराए पे लिया हुआ है, तो उसका रेंट आप लोगों को भरना है, क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा हूं, तो आप रेंट तो दे ही सकते हो। चलो तो एक रूम है, वही रूम में ना हमने दो ऑब्जेक्ट रख दिए, ये एक हो गया ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक को मैंने काला कर दिया, काला कर दिया का मतलब है उसको पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट। तो ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे बी। क्यों? ओ फॉर ऑर्डिनरी बॉडी एंड बी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो दोनों मैंने बॉडी ले लिया, एक ऑर्डिनरी बॉडी है और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। दोनों को मैंने कहां रख दिया बोलो? एनक्लोजर में रख दिया। व्हाट इज एनक्लोजर? कॉम्पैक्ट रूम बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो एनक्लोजर है वो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर। यूनिफॉर्म टेम्परेचर है उसके अंदर, तो इसको क्या बोला जा सकता है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर। समझ में आया क्या? ठीक है। इस यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर में मैंने दो बॉडी रखी, दोनों का एरिया क्या है बोलो बच्चों? सेम है। दोनों का एरिया क्या लेना है हमें? सेम लेना है, ठीक है। चलो तो पहले चलो लिख लेते हैं पॉइंट्स कुछ। बोलो मैंने क्या बोला? दो बॉडी लेनी है, दोनों को कहां रखना है? एनक्लोजर में रखना है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? थर्मल। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रखा तो जो टेम्परेचर इनका होगा वही टेम्परेचर ये दोनों का भी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो समझ गया ना? चलो बढ़ते हैं। बोलो भाई क्या बोला मैंने? कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी, कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी A and O and perfectly black body B। इसको कहाँ रखा है बोलो? इसमें। तो बोलेंगे placed in a uniform temperature enclosure। uniform temperature enclosure। क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर एनक्लोजर के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एज दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, both have same temperature, both have same temperature as enclosure। बोलो क्या आपको इतना समझ में आया? दो बॉडी ले लिया, दोनों को एनक्लोजर पे रखा, एनक्लोजर का टेम्परेचर इन दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, बताओ पता ही होगा आपको। अब एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, देखो करने क्या वाले, इसमें कितनी एनर्जी आ रही है, इस पे कितनी एनर्जी आ कितनी रही है? सेम, क्योंकि सेम जगह रखा है। अरे हाँ की ना, लेकिन ये अलग एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग एब्जॉर्ब करेगा, ये पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो हाँ की ना? तो देखो हम लिखने क्या वाले हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे लेट, सबके बारे में लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको। हाँ बोलो आर क्या है बोलो बच्चों? इट इज इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। अरे बोलो बराबर है क्या? इट इज इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, या इसको हम बोल सकते थे अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, नहीं सॉरी इमिटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
उसको इमिसिव पावर बोला जाता है, बराबर है ना। इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, याद रखना है, इमिटेड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। व्हाट इज आरबी हियर? इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अरे बोलो समझा, वो इसको क्या बोलेंगे? और ये है एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इन यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इमिसिव पावर। अब हम क्यू के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यू के बारे में। चलो बोलो भाई, ये क्या है? क्यू क्या है? बोलो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन बोथ बॉडी, दोनों बॉडी पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है? बोलो इतनी। तो सोचो, हो गया ना, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया इमिटेड। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, हमें तीन चीजें बतानी है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ये एक चीज बता दो मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुनो। कितना एब्जॉर्ब करेगा वो लिख लेते हैं। बोलो भाई, ये कितना एब्जॉर्ब करेगा? इमिसिव पावर जितना वो इमिट कर सकता है उतना ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ये तो हमें पता है। लेकिन जितनी वो इंसिडेंट करेगा क्या उतनी ही वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब क्यों ही एब्जॉर्ब करेगा? बोलो बात समझ में आ गई क्या? इंसिडेंट इतना हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल। अब मैं जो बोलना चाहता हूं उस पे ध्यान दो। पहले मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डिनरी बॉडी इतनी एनर्जी इमिट करेगा। ये क्या है? बोलो, ऑर्डिनरी बॉडी, सॉरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी इमिट करेगा, इमिटेड वाला है ये कॉन्सेप्ट। और ये इंसिडेंट किया, अब हम एब्जॉर्ब के बारे में लिख रहे हैं। बोलो, क्या इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुई थी ऑर्डिनरी बॉडी पे? हाँ या ना? हमें बताना है कितना उसने एब्जॉर्ब किया। तो कितना किया? बोलो क्यू ए किया कि नहीं किया? क्या क्यू ए का फॉर्मूला ए इंटू क्यू हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? अरे बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या क्यू ए अपॉन क्यू इन था कि नहीं था? तो इसको इधर ले लो, तो ये क्या कहलाएगा? बोलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। किसने एब्जॉर्ब किया? बाय ऑर्डिनरी बॉडी। समझा कि नहीं समझा? बोलो भाई, ठीक है। क्या बोला फिर से देखो, पहले हमने कुछ चीजों के बारे में लिखा, इमिसिव और एनर्जी एब्जॉर्ब, और ये दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब भी है, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ है, ये एब्जॉर्ब किसने किया? ऑर्डिनरी बॉडी ने। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा? यही। अरे बोलो, वो बाद में लिखेंगे आप। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए क्या? नहीं। तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या वो इसने इमिट करना चाहिए? हाँ। तो हम बोलेंगे एज एनक्लोजर, सॉरी क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम लिखना है ना, तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं क्या लिखेंगे, अपन लिख लेते हैं ना। एज एनक्लोजर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, एज एनक्लोजर इज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। एनक्लोजर कैसा है? बोलो, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब in a unit time is same as या amount of emission, अरे यार amount of energy emission आना चाहिए, the amount of energy emitted, emission absorb क्या लिख दिया था मैंने यार, the amount of energy absorb आएगा, यहाँ पे emission लिख दिया था, the amount of energy absorbed in a unit time is same as energy emitted in same time। समझा ना मीनिंग क्या है इसका? जो थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जैसे चाय का टेम्परेचर था 27, ठंडा है, रूम का टेम्परेचर भी 27, रूम से कुछ एनर्जी उसमें आ रही है और उसमें से कुछ रूम में जा रही है, टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं, वही वाला कॉन्सेप्ट है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो कितना एब्जॉर्ब हुआ समझ लो, कुछ तो भी, कितना गया कुछ तो भी, ठीक है। वही चीज हम किसके लिए लिखने वाले हैं? दोनों के लिए। बड़े आगे अभी, चलो बढ़ते हैं।
मुझे एक बात बताओ बच्चों, कितना ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखते हैं? फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी क्या क्या आएगा बोलो? शॉर्टकट में ये लिख सकते हो आप, एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? एनर्जी एब्जॉर्ब। अब आप सोच रहे होंगे और भी बड़ा स्टेटमेंट आएगा क्या? हाँ आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं लिखना, आपको ना इतना ही लिखना। इसका मीनिंग समझ लो पहले तो, ये सेम टाइम की बात हो रही, तो टाइम तो कैंसिल हो गया, दोनों का एरिया भी सेम था। अगर मैं दोनों साइड में एरिया भी लिख दूं तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ एनर्जी। अरे हाँ की ना, एक्चुअल में ये फॉर्मूला था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिख लेता हूं लगे तो, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया, ऐसा लिख लेना एग्जाम में, पर यूनिट टाइम। इधर भी सेम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का एरिया सेम लिया और दोनों का टाइम भी सेम बोला है, तो टाइम भी सेम, तो रियल में एनर्जी को ही इक्वेट किया गया है। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? अब एनर्जी इमीडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है? इमिसिव पावर। तो बोलो ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर क्या है? आर, तो इधर आ जाएगा आर। अरे हाँ कि ना? और ऑर्डिनरी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करता है? इतना। तो क्या ये क्यू ए के बराबर हो जाएगा, मतलब ए क्यू के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब सेम चीज हम किसके लिए लिखेंगे? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। चलो, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलो सेम स्टेटमेंट आएगा, लिख लेना आप। मैं अभी सिंपली लिख रहा हूं, एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। अब बोलो इसने कितना इमिट किया होगा? इतना। जिसको यही बोलते हैं ना, देखो ना यार, फिर से बोलना पड़ रहा है मेरे को। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब इमिसिव पावर होता है पक्का। अब और ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना है बोलो? आरबी है। और ये कितना एब्जॉर्ब करेगा? जितना इंसिडेंट हुआ था। हाँ या ना? बोलो क्या उसके लिए क्यू हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर कैसे? अरे पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या A1 हो जाएगा? तो यहाँ A1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सही है, दोनों को डिवाइड कर दो। बोलो भाई क्या आएगा आंसर? डिवाइड इक्वेशन 1/2। बोलो आंसर क्या आएगा? R अपॉन आर बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू। क्यू क्यू गेट कैंसल, व्हाट इज R बाय आर बी? बट E इज इक्वल टू क्या R अपॉन आर बी होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा E इक्वल टू A, जो कि मुझे प्रूफ करना था। समझ में आया क्या? फिर से एक बार सुन लो, करना क्या है देखो, हमें बहुत इजी है एक्चुअली। हमें बस दो बातें ध्यान में रखना है कि ऑर्डिनरी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना इमिट करता है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना इमिट करता है। इमिटेड किससे रिलेट होगा बोलो? इमिसिव पावर से। इमिटेड इमिसिव पावर, और एब्जॉर्प्शन हमें पता हो जाएगा। इतना इंसिडेंट हुआ तो इतना एब्जॉर्ब होगा, कौन? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए पूरा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा है। देखो दोनों को डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन इस बार आपको ये बोर्ड में पूछा जा सकता है बच्चों, लिख लो। चमक छबीली अरे कहते हैं तुझको रस रसीली। बराबर है यार, ये रस रसीली ही होती है लड़कियां। बच के तुम रहना इनसे, ओ माय गॉड, ये क्या बात है। चलो, तो जैसे कि मैंने बोला है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बार नहीं 4 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बच्चों, किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखो। पहला तो 2 मार्क का डायग्राम। बोलो समझ में आया? अरे ठीक है, डायग्राम पूछा जा सकता है, या तो क्या पूछा जा सकता है, डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो। तो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है कौन सा बोलो? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन
स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है बच्चों, इसका डायग्राम इधर, एक्सप्लेनेशन इधर, नहीं तो देखते हैं क्या लिखना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फिर से आईएमपी लिख लो रे बाबाओ ये लोग। यहां हमें लिखना है रेडिएटेड पावर, और यहां लिखना है वेवलेंथ। अरे वेवलेंथ हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, लैम्डा से डिनोट करते हैं लेमड़ा। चलो तो हमें करना क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे बोलो क्या, रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया, किसकी बात हो रही है बोलो, रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया का मतलब तो ये भी होता है Q/AT। अरे इमिसिव पावर बोलते हैं ना उसको, नहीं बोलते हैं क्या? तो व्हाट इज Q/T? इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम को रेट बोला जा सकता है, रेट ऑफ इमिशन। देखो ना, जब भी किसी टर्म को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं रेट। अरे बोलते हैं ना, तो अपना देखो स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें ना रिप्रेजेंट करना है इसको इसके टर्म में, किसको, इसको इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिखेंगे बोलो, रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। अरे बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया? रेडिएटेड पावर, या हम लिखेंगे रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया। समझा क्या? हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो लिख दो ना, तो फिर रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। बोलो समझा? शॉर्टकट में देखो, डायग्राम से समझ आना है सब। हमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, इसको इसके टर्म में। तो क्या लिखेंगे, द रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन एंड दिस इट इज टर्म्ड एज नथिंग बट स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा? इसका जो कर्व हमें मिलेगा उसको बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं देखो, लिखते हैं। करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ना डिफरेंट सोर्स लेने हैं। क्या लेना है बोलो, डिफरेंट सोर्स लेने हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और उसके लिए वेवलेंथ भी कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो हमने ये नोटिस किया, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हमारा जो रेडिएटेड पावर और वेवलेंथ का जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में बनाने वाले हैं। ठीक है, बोलो क्या लेना है, 4 अलग अलग सोर्स ले लो। सपोज मैंने ले लिया, वही क्या बोल दिया, बाय कीपिंग द sources of radiation, by keeping the sources of radiation at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने रख दिया, at different temperature for different wavelength, for different corresponding to different wavelength लिख सकते हो, या for different wavelength। तो हमने क्या नोटिस किया बच्चों बोलो, वी नोटिस या वी फाउंड कर्व, एक कर्व मिला हमें। ठीक है, यहां वी नोटिस, वी मेजर, या हम बोलेंगे वी मेजर, क्या बोलेंगे, हमने ये नोटिस किया, ये मेजर किया, वी मेजर द रेडिएटेड पावर, वी मेजर द रेडिएटेड पावर, वी मेजर द रेडिएटेड पावर ग्राफिकली। कैसे मेजर किया बोलो, ग्राफिकली in terms of, या correspond to, in terms of wavelength। ठीक है, this graphical representation between this is called spectral distribution। आप लिख सकते हो, बोलो क्या लिखेंगे, the graphical representation, the graphical representation, ठीक है, the graphical representation of इमिटेड पावर पर यूनिट, रेडिएटेड पावर चलेगा, रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड
स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी जो भी है। फिर से एक बार क्या बोला, बोलो। मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। मैंने बोला इसको इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, बोलो, रिप्रेजेंट। तो मैंने बोल दिया द रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, इमीडिएट रेडिएशन। अब ये करना कैसे है, बोलो। हमें 4 सोर्स लेने हैं डिफरेंट टेम्परेचर, तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हमने ये मेजर किया, वी मेजर द रेडिएटेड पावर ग्राफिकली एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इन दोनों के बीच का, उसको उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन था कैसे, वो सुनो बच्चों। हमने पता है क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया इनिशियली जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, जब हम इनिशियली वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेडिएटेड पावर क्या होता है, बोलो, इंक्रीज होता है, या इमिसिव पावर भी बोलते हैं उसको ही। इमिसिव पावर इनिशियली इंक्रीज होता है। देख लो डायग्राम में ऐसे ही दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है कि नहीं दिया, पहले हमारा रेडिएटेड पावर क्या हो रहा है, बोलो, इंक्रीज हो रहा है। पहला जो सोर्स ऑफ रेडिएशन था, समझ लो वो टेम्परेचर था हमारा 3000 केल्विन। कौन सा केल्विन, 3000। मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ इनिशियली बढ़ने पे इमिसिव पावर बढ़ रहा है, देख लो बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आया, ये क्या हो गया, बोलो, मैक्सिमम। क्या हो गया, मैक्सिमम। उसके बाद क्या वेवलेंथ बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन इमिसिव पावर क्या हो रहा है, कम। हाँ कि ना, तो यही कंक्लूजन है हमारा। जब हम अलग अलग सोर्स पे रखेंगे ना तो होगा क्या, पहले वेवलेंथ बढ़ते दिखेगा तो इमिसिव पावर भी बढ़ते दिखेगा। इमिसिव पावर एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा, ये और कम होगा। समझ में आया क्या। सेम अगर मैं दूसरा सोर्स ले लूं तो देखो आपको ना ग्राफ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तीसरा ले लो, तीसरे में ग्राफ ऐसे दिखेगा, और चौथा भी देख लो, हमारा ग्राफ ऐसे दिखेगा। बोलो समझ में आया क्या। अब एक बात नोटिस करना, कौन सी बात, ये भाई, क्या इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है किसका, इमिसिव पावर का या रेडिएटेड पावर का, अपन इसको क्या बोल देते हैं, आर बोल देते, इमिसिव पावर बोल देते। क्या इसको आर मैक्स बोला जा सकता है। ये कितने केल्विन पे था, 3000, ये हो जाएगा 4000 केल्विन पे, ये हो जाएगा 5000 केल्विन पे, और ये हो जाएगा 5500 केल्विन पे। समझ में आया क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, हमने ये नोटिस किया पहले उसका जो आर मैक्स था पहले वाले टेम्परेचर के लिए, वो ना कुछ तो भी वेवलेंथ पे था। लेट दैट वेवलेंथ बी लैम्बडा मैक्स। व्हाट इज लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स क्या है, लैम्बडा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे हमारा इमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाता है। व्हाट इज लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स इज नॉट अ मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे इमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाता है। बोलो बात समझ गई क्या। तो मुझे बताओ, क्या पहले इमिसिव पावर यहां पे मैक्सिमम था, हाँ, तो वेवलेंथ यहां था। अब देखो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इमिसिव पावर यहां पे मैक्सिमम हुआ है। बोलो हाँ कि ना। तो जहां इमिसिव पावर मैक्सिमम हुआ है, क्या उस वाले लाइन को लैम्बडा मैक्स बोला जाता है। तो अभी लैम्बडा मैक्स बोलो किधर आ गया, देखो इधर आ गया। अरे लैम्बडा मैक्स किधर आ गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। किधर शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है, बराबर। बड़े आगे चलो, तीसरा पॉइंट मुझे बताओ, फिर से टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या इसका लैम्बडा मैक्स इधर, आर मैक्स इधर आ गया है, और लैम्बडा मैक्स किधर शिफ्ट होते जा रहा है, बोलो लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। मतलब लैम्बडा मैक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लैम्बडा देखो क्या हो रहा है, देखो ना, पहले लैम्बडा इतना था, समझ लो 10 था, उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। एग्जांपल सोचो, यहाँ पे देखो मैक्सिमम यहाँ, तो फिर से हमारा लैम्बडा मैक्स किधर शिफ्ट हो गया है, बोलो लेफ्ट में। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से ये जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है। अरे बोलो आगे ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इमिसिव पावर बढ़ता जाएगा,
लेकिन इमिसिव पावर बढ़ रहा है तो उसका लैम्बडा मैक्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। कहां शिफ्ट हो रहा है बोलो बच्चों? लेफ्ट साइड में। जिसकी वजह से कंक्लूजन ये मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लैम्बडा मैक्स बढ़ रहा है, और लैम्बडा मैक्स बढ़ रहा है तो लैम्बडा मैक्स सॉरी इमिसिव मैक्सिमम पावर बढ़ रहा है या इमिसिव पावर बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है तो लैम्बडा मैक्स लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लैम्बडा मैक्स डिक्रीज होता है। ये आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझा क्या? पक्का? एक और टर्म रह गई है, एक एक करके बताऊंगा मैं, पहले तो इतना खींच लो। वैसे ये काम करें, ये अपने को इतना ही काम करें। ये कंक्लूजन मैंने जो बताया, जो मैंने अभी समझाया आपको कर, वो नहीं पूछेगा, वो नहीं लिखना है आपको, यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, चलो तो एक और बार बताऊंगा मैं, फिर से आप क्या कर लेना है, इसको खींच लेना है। एक बड़ा कुछ आपको कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड सवाल यहां से कैसे पूछा जा सकता है, सब बताने वाला हूं मैं। ठीक है, चलो जैसे मैं लिख के दूंगा ना बच्चों, आपको भी ना वैसे ही लिखना है। ठीक है, आपके नोट्स में वैसे ही लिख लेना बच्चों, आपके काम आने वाला है वो। ओके बच्चों, ठीक है सर, वेरी गुड बच्चों। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। उसके बाद गाना क्या है पता नहीं यार। चलो एक और बार इधर लिखूंगा कंक्लूजन, इधर समझेंगे टॉपिक को। देखो जो इधर हम लिखेंगे ना, वही चीज रेडिएटिव पावर पर यूनिट एरिया। रेडिएटिव पावर पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इमिसिव पावर। आई मिस यू नहीं बच्चों, इमिसिव। चलो और इधर क्या आएगा बोलो बच्चों? वेवलेंथ। पहला टर्म। ठीक है, देखो हमने क्या बोला बोलो? ग्राफ में क्या हमें दिख रहा है वही लिखना है। पहले हम बोलेंगे जब हमने इनिशियली क्या देखा, जब हमने देखा इनिशियली इमिसिव पावर को हम क्या बोलेंगे बोलो? आर। इमिसिव पावर को क्या बोलेंगे? आर। हमने बोला इनिशियली इमिसिव पावर इंक्रीजेस। इमिसिव पावर क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज हो रहा है। हाँ, लेकिन इमिसिव पावर इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ये कब हो रहा है? इनिशियली। एंड आर रीचेस टू आर मैक्स। आर कहां चला गया बोलो? मैक्सिमम पे चला गया। ये देख लो, ठीक है। आर कहां चला गया बोलो? आर मैक्स पे चला गया। ठीक है, अच्छी बात है। देन आर डिक्रीजेस विथ लैम्बडा इंक्रीजेस। समझ में आया क्या? तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिसिव पावर, पहला ऑप्शन आएगा इंक्रीजेस, इमिसिव पावर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों। अरे बोलो ना, सिर्फ इंक्रीज होता है क्या? नहीं होता है ना, में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। समझा? ये कभी ये दोनों इंक्रीज होते रहेगा, लेकिन ये इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है। इनिशियली इंक्रीज होता है लेकिन बाद में डिक्रीज होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये पक्का बढ़े आगे। R इक्वल टू आर मैक्स। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर मैक्स। ठीक है, व्हेन R is equal to R max, lambda is called lambda max. What is lambda max? Lambda max is a wavelength for which lambda max is a wavelength of radiation for which emissive power becomes maximum.
समझा कि क्या बोला? लैम्बडा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे इमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाता है। बोलो बात समझी क्या? चलिए अब हमने क्या किया, हमने ये नोटिस किया जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इमिसिव पावर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इमिसिव पावर बढ़ता जाता है, और इमिसिव पावर बढ़ने के साथ साथ उसका लैम्बडा मैक्स किधर शिफ्ट हो जाता है? बोलो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। बोलो बराबर है क्या? लैम्बडा मैक्स कहां शिफ्ट हो जाता है? लेफ्ट में। तो हमने लिखा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आर मैक्स भी क्या होता है? बोलो बढ़ता जाता है। आर मैक्स भी बढ़ता जाता है, बराबर। ये देख लो आर मैक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे 3000, 4000, 5000, 5500। लेकिन लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है, इट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, विच मीन्स दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लैम्बडा मैक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बोलो क्या ये भी पॉइंट समझ में आ गया? ग्राफिकली समझ गया? पक्का? लैम्बडा मैक्स बढ़ा, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो रही तो कमी होगी ना भाई, सिंपल है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी? मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आखिरी थे द एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व represent the amount of energy emitted per unit area per unit time। ये एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं सुन लो, इसके अंदर फॉर ऑल वेवलेंथ बोल सकता हूं मैं, सभी वेवलेंथ के लिए। ठीक है, ये जो कर्व है इसके अंदर में जो एरिया हमें दिखेगा, इसका जो एरिया हम निकालेंगे ना, वो हमें क्या देगा? बोलो इट गिव्स द, या इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया क्या? फॉर ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ के लिए वो एरिया दे सकता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, समझा? द एरिया अंडर द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट, आंसर क्या रहेगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ में आया? फॉर ऑल वेवलेंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइटेड रखने हैं, जो आपको एमसीक्यू बेस्ड या वन वर्ड सवाल में पूछे जा सकते हैं। यहां से क्या आ सकता है? बोलो बच्चों कि आर मैक्स लैम्बडा से कैसे रिलेट करता है इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है। तो कैसे करेगा? लैम्बडा बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में आर बढ़ेगा, बाद में कम होगा। बोलो आर मैक्स, जब आर मैक्स हो जाता है तो लैम्बडा कितना होता है? लैम्बडा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे हमारा आर मैक्सिमम हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर मैक्स बढ़ेगा, लेकिन लैम्बडा मैक्स की वैल्यू किधर शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट में। समझा? तो लैम्बडा मैक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ में आया क्या? ये रहा आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी काम का है, न्यूमेरिकल, 1 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, जीना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। चलो बड़े बड़े क्या, ये भी क्वेश्चन काम का है बच्चों। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखो क्या है, बहुत आसान है ये भी, अभी अभी बताया था मैंने। बोलो क्या बोला मैंने? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आर मैक्स बढ़ता है, लेकिन आर मैक्स बढ़ने की वजह से लैम्बडा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट होती है, मतलब लैम्बडा मैक्स डिक्रीज होता है। तो दोनों इनवर्स रिलेशन हुए कि नहीं हुए? दोनों में इनवर्स रिलेशन आ गया। यही हमारा वेन्स लॉ। वेन्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट
It states that the wavelength कौन सी वेवलेंथ? मैक्स लैम्बडा मैक्स, मतलब लैम्बडा मैक्स कौन सी वेवलेंथ थी? द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर of black body is maximum। शॉर्टकट में बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, लैम्बडा मैक्स की। हाँ, इमेसिव पावर मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, इमेसिव पावर जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम होता है उस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। is inversely proportional to किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो लिख दो ना तो फिर भाई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलो, समझ में आया क्या? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों? बोलो इसको मैथमेटिकली क्या इसको ऐसे ही लिखा जाएगा? लैम्बडा मैक्स जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लैम्बडा मैक्स जो आएगा इट इज इक्वल टू बी बाई टी, वेयर बी इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। समझा? अब आप बात करते हैं वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी याद रखना है 2.897 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है ये वैल्यू? चेक कर लेना, मेरे हिसाब से दिया रहेगा -3 को कुछ तो भी होता है ये। कहा रे तू -3, बिल्कुल ठीक है। 2.897 10 टू दी पावर -3 mk। गलती से भी स्पेस को पास में मत लिखना, गलती हो सकती है। देखो, इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में it is मिली केल्विन हो जाएगा ये, और इसका यूनिट मिली केल्विन नहीं होता है, मीटर केल्विन होता है। क्या होता है? इसीलिए इन दोनों के बीच में आपको स्पेस देनी है। मुझे याद थी वैल्यू, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा नहीं थी। याद थी भाई, इसलिए तो बताया मैंने, -3 था। कुछ सोचने का नहीं, टेंशन नहीं, आपको दिया रहेगा। ठीक है, 2.897 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। इसको ऐसे नहीं लिखने का, गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे इसका डायमेंशन निकाल सकते हो क्या अगर पूछा तो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बोलो, क्या यहां से b इक्वल टू लैम्बडा मैक्स टी हो जाएगा? लैम्बडा तो डिस्टेंस होता है, तो इसका आएगा L1 टेम्परेचर का केल्विन, के लिख दो, बाकी सब 0, m0 L1 T0 K1, या इसके जगह आप थीटा भी लिख सकते हो। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेन्स कांस्टेंट। अगर इच्छा होगी तो लिख सकते हो। ठीक है, बुक में नहीं दिया होगा, लिख लेना है। ये हो गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस, और थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते, टॉपिक को खत्म करते हैं, और अगला वीडियो आएगा सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, जो कि है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अरे यार, आज क्या हो गया? मेरे को ज्यादा खाना हो गया क्या? मैडम ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है आज। चलो, कल आपको बुलाऊंगा। हाँ, तो आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में नजर आएगा, जो कि रहेगा वेन्स लॉ पे। कौन से लॉ पे? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको ना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लैम्बडा मैक्स लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा थोड़ी देर में, वो ये रहा। क्या लिखा है देखो, बड़े। चलो, बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 5800 केल्विन, और बी भी दिया हुआ है हमें, बी की वैल्यू दी हुई है 2.897 10 का पावर -3 मीटर केल्विन। In which part of electromagnetic spectrum does this value lies? ठीक है, किस में लाई करेगा देखते हैं। चलो, कौन से पार्ट में लाई करेगा? सबसे पहले तो अपने को लैम्बडा मैक्स निकालना है, और वो कौन से रीजन में लाई करेगा, रीजन पूछा है।
ठीक है कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं हम। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, बोलो बाय। अरे बाय नहीं बोल रहा भाई, बाय रेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वाई वाई नहीं भाई, बाय रेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लॉ क्या लॉ बोलो। लैम्बडा मैक्स क्या इज इक्वल टू बी बाय टी था कि नहीं था भाई? हाँ सर, b कितना दिया है बोलो? 2.897 10 का पावर -3 और ये कितना है बोलो? 5800। क्या इसका टेबल आता है क्या आपको? तो रेसिप्रोकल ले लो। बोलो लैम्बडा मैक्स कितना हो जाएगा? 2.897 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 5.8 इंटू 10 का पावर 3। उसको ऊपर ले लो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं अपन 5.8 का। ठीक है, 5.8 का रेसिप्रोकल ले लेती। रेसिप्रोकल 4 डिजिट 0.1724। ओ माय गॉड। ठीक है, तो फिर इसको अपन 2.897 10 का पावर -6 हो जाएगा। इन दोनों को इंटू कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे कर लेंगे क्या, मैं करके दूं? चलो कर लेते हैं। 4 7 28। अभी मेरे पास कैलसी नहीं है हाथ में, तो हम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 4 7 28 2 कैरी, 4 2 सॉरी इधर करना है रे भाई, इधर आएगा ना। 4 9 36 38 3 कैरी, 4 8 32 35 3 कैरी, 4 2 8 11। चलो 2 का टेबल बोल। 2 7 14 4 1 कैरी, 2 9 18 9 1 कैरी, 2 8 16 7 1 कैरी, 2 2 4 5 7 7 49 4 carry, 7 9 63 7 6 carry, 7 8 56 plus 6 62 6 carry, 7 2 14 plus 6 20। जैसे कहा वैसे छाप दो। 2 8 9 7 8 और 4 12 1 कैरी, 10 और 14 24 4 2 कैरी, 7 और 21 22 24 4 2 कैरी, 9 और 1 10 10 और 9 19 1 कैरी, 9 4। ये होना चाहिए भाई 4994 428 10 का पावर -6। कपड़ा किधर गया? चलो हाँ बोलो। अरे यार मेरा शर्ट गया रे बाबा। अरे यार डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 बोलो क्या इसका आंसर 4994.4 इंटू 10 का पावर -10 मीटर आएगा। मतलब 4994.4 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? अरे बाबा ओ बोलो आएगा पक्का? अरे सर आप कुछ याद आ रहा है हमको? सर हमारा जो विबजीआर होता है ना, विबजीआर VIBGYOR, बोलो ये कहां से कहां तक होता है? 3000 से लेकर 7000 तक। अरे होता है कि नहीं होता है भाई? नहीं होता है, ये यही तो होता है ना। मतलब क्या ये 3000 और 4000 के बीच में है कि नहीं है? मतलब ये कौन से रीजन में लाई कर रहा होगा? बोलो विजिबल रीजन। कौन से रीजन में लाई कर रहा होगा? बोलो क्योंकि हमारा वेवलेंथ कितना आया? बोलो 5000 के आसपास। ये 3000 और 7000 के बीच में है कि नहीं है? तो ये कौन से रीजन में लाई करेगा? लगभग इनके बीच में। तो कौन सा रीजन है? बोलो विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बोलो इट लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो बात समझी? विजिबल रीजन में आएगा ये। चलो खींच लो बच्चों ये। अभी देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखेंगे जिसमें से एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। वो क्वेश्चन है कुछ ये, बाकी दोनों आप कर लेना, मैं एक करूंगा। ओके बच्चों बढ़ते हैं।
जोर से बोलो जय माता दी। मैं तुम्हारा हूँ कभी तो। चलो बढ़ते हैं आगे। कौन है भाई रो रहा है? बोलो दो ना, मुंह खोल दो ना। चलो जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा वो रहा कुछ ये। बोलो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे बोल दे रे बाबा तू। क्या लिखा हुआ है देखो। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट। चलो तो पहला वाला देखो, तीन चीजें दी, मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं। पहले वाले के लिए हमें लैम्बडा मैक्स दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो बच्चों? 700 नैनोमीटर। ठीक है, एक काम करता हूं बच्चों, मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूं, आप पहला वाला, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहला वाला बहुत आसान है, सेकंड वाले में ना 0 पॉइंट में आंसर आएगा। आपको लगेगा अरे टेम्परेचर इतना कम कैसे आ गया, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैं दूसरा सॉल्व करके देता हूं आपको। लैम्बडा मैक्स आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जो कि माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रहा है ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम टेम्परेचर निकालेंगे। क्या हमें बी की जरूरत पड़ेगी? ले लेते हैं 2.897 10 का पावर -3 मीटर केल्विन। क्या लैम्बडा को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबको पता है कन्वर्जन, -2 मीटर। अरे बोलो कोई एक ही आएगा तो कर लोगे क्या? चलो बोलो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, क्या टी यहां से बी बाय लैम्बडा मैक्स हो जाएगा? हाँ बोलो बी कितना? 2.897 इंटू 10 का पावर -3, और ये कितना बोलो? 3 इंटू 10 का पावर -2। सॉल्व कर लो रे, 3 से डिवाइड करो। 3 9 27 बचा 19, 3 6 18 बचा 17, अप्रोक्सीमेटली 6 लिख देता हूं, 17 है तो 18 के आसपास। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कर लो इसको। 10 का पावर क्या -1 आएगा, मतलब इसका आंसर लगभग आएगा 0.0966 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। अरे बोलो कर लोगे क्या? बाकी वाला आप लोग कर लेना। हाँ आसान है। ठीक है, बाकी आपके लिए होमवर्क है, बाकी आप लोग ट्राई करना बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारे बुक के सामने या हमारे बोर्ड के सामने आएगा, वो तो कर लेते हैं पहले। हाँ चलो, बड़े? अरे बड़े क्या, चलो बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक मुझे नहीं पता, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, मेरे को बोलने का नहीं। चलो, जीवन में क्या है? जीवन में 2-3 चीजें ही होती है भाई। चलो, पीड़ा देखो क्या बोला है, अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 28। ओ माय गॉड, अर्थ का मीन टेम्परेचर से इतना सा है क्या भाई? ये कौन सा अर्थ है यार? अर्थ मीन टेम्परेचर, अरे अर्थ का मीन टेम्परेचर सही है भाई, सही है ना? 280 मतलब कितना केल्विन आएगा? ये बहुत कम आ गया यार, है ना? 260 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडी का मौसम है शायद। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर? ठीक है, फाइंड आउट द लैम्बडा मैक्स इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। वो बोल रहा है हमारा कर्व किस तरीके से दिखेगा और ये कौन से रीजन में लाई करेगा। कर्व तो हमें ऑलरेडी पता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कैसा होता है। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। ये हमें दिया हुआ है टेम्परेचर, बी की जरूरत पड़ेगी 2.897 10 के पावर में -3 मीटर केल्विन। हमें क्या पूछा है बोलो? लैम्बडा मैक्स सॉल्यूशन। ये फालतू सवाल नहीं है क्या? अरे बोलो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाय टी। बी कितना? 2.897 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 280 केल्विन। अब इसको इजी कैसे करें? आधा कर दो, इसको आधा कर दो पहले। बोलो इसको आधा करने पे क्या आएगा?
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बचा 2 5 जा 10, 10 का पावर -3। इसको लिखेंगे, आधा कर देंगे इसको, तो बोलो आंसर क्या आएगा। एक काम कर लो, एक ही डेसिमल हटाओ, तो आंसर आएगा 14 × 10। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाओ, इसको 14 से डिवाइड कर दो, बोलो आंसर क्या आएगा। 0.14 1 जा 14, बचा 0, 14 3 जा 42, बचा कितना 65, 14 4 जा 56। अरे आएगा क्या रे, आएगा कि नहीं आएगा 90 बोलो। ये हो गया ना भाई, इसको आप क्या कर सकते हैं, जाने दो, 10 के पावर में बोलो क्या आएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ना अपन आर्मस्ट्रांग में लिख के देखते हैं। कितने डेसिमल सामने आएंगे, 6, क्योंकि -10 होना हमें, तो हमारा आंसर आएगा लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा रे बोलो, 1034। इसके बाद में क्या आता बोलो, 90 था। 14 5 जा 70, अरे बोलो ना यार, 14 5 जा 70 पक्का, 14 6 जा 84, तो लगभग इसके बाद 6 आएगा, बाद में बचेगा कितना 6, 14 4 जा 56, मतलब इतना आर्मस्ट्रांग आने वाला है, 10 का पावर -10 मीटर, मतलब बोले तो आर्मस्ट्रांग। समझा। अरे ये तो विजिबल से भी दूर चला गया। अरे हाँ कि ना, ये कलर जो हमें मिलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह वगैरह, विबजी, और इसके बाद होता है यहाँ इंफ्रारेड। इसके बाद क्या होता है बोलो, इंफ्रारेड, फिर होता है फार इंफ्रारेड, फिर आएगा माइक्रोवेव, फिर आएगा रेडियो वेव। समझा बच्चों। और ये जो वेवलेंथ है ना बच्चों, ये किसका है पता है, माइक्रोवेव रीजन का है, क्योंकि रेडियो वेव तो भाई मीटर किलोमीटर में होंगे ना। अरे हाँ कि ना, ये तो मीटर में भी नहीं है, कितना मीटर है देख लो भाई, 0.00001034 मीटर है, और हमें चाहिए किलोमीटर में, तो वो होगा रेडियो वेव। ये क्या है बोलो, माइक्रोवेव रीजन में लाया करेगा। समझ में आया क्या, ये माइक्रोवेव रीजन में लाया करेगा। और इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही होगा, कैसे बनता है बोलो बच्चों, ऐसे। अरे बनता है ना, ये बना लेना आप लोग, बता क्या बताना है उसमें, अरे तो बुक में देख लेना कैसे दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रोवेव रीजन में लाया करेगा, इतना पता होना चाहिए। इसके पहले कौन सा होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, बता देता हूं, देख लो दिया है, देखो कैसे आएगा। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। शुरू करेंगे यहां से, ठीक है, तो ये कहलाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और ये रीजन कहलाएगा, कौन सा रीजन बोलो बच्चों, माइक्रोवेव रीजन, दिया ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कंप्लीट। ठीक है, चलो नए वाले टॉपिक पे आएंगे हम, जो आखिरी टॉपिक रहेगा आज का, जो कि है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। समझ में आया क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसके टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पे हम आएंगे। ठीक है, अरे बोलो ना यार, पक्का, बढ़ते चलते हैं। सात फेरों से बना मेरा ये बंधन, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी मिले तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलो आखिरी टॉपिक कर लेते हैं बच्चों अपना, ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या है बोलो बच्चों, स्टीफन बोल्ट्जमैन, डबल एन है क्या, हाँ है ना, क्यों नहीं है, दो एन है उसके पास। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, काम की चीज है। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्या, पहला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, उसकी वैल्यू क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन का स्टेटमेंट देखो बच्चों, बहुत इजी है, शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद लॉन्ग कट लिखेंगे। ठीक है, अरे बोलो ठीक है क्या, अरे वेरी गुड। चलो स्टेटमेंट देखो इसका क्या है, बहुत इजी। क्या स्टेटमेंट है इसका, ये स्टेटमेंट बोलना चाहता है तो बोलने दो उसको,
इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। किसका इमिसिव पावर बोलो? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोल रहा हूं सुन लो। देखो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसका, बोलो इमिसिव पावर का डेफिनेशन क्या था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आप जैसे लिखना चाहो वैसे। तुम्हारे बुक में मुझे लगता है ऐसे दिया होगा, देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी या द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट एरिया। अब बोलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख लो आप, आपकी इच्छा है तो। क्या लिखेंगे बोलो? द इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम किसकी बात कर रहे हैं? इमिसिव पावर की। ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बोलो? फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में भी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से सुन लो। जो हमारा इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी है, या आप ऐसा लिख सकते थे, द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। ठीक है, ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिख लेना। बुक में क्या लिखा है मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या लिखा है। द रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, वही चीज है ऑफ आवर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मैंने ये लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोला है? पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया लिखो या रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखो, एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, ओके चलो, तो इसको अपन थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पे यही बोला गया है क्या कि इमिसिव पावर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर? हाँ, और इमिसिव पावर क्या होता है बोलो? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर? अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को बोला जाएगा सिग्मा, एंड दिस सिग्मा इज नथिंग बट स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझा? नहीं समझा? नहीं समझाओ तो अच्छी बात है, डबल वीडियो देख लेना, मेरा व्यू बढ़ा देना। ठीक है, बोलो भाई सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 5.67 10 का पावर -8। समझा? इसका वैल्यू क्या होता है? 5.67 10 का पावर -8। यूनिट देखो, इसका यूनिट बोलो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, केल्विन का पावर 4, या वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। ठीक है, क्या बोल रहा सुन लो फिर से एक बार। द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको आप रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, जैसे बुक में लिखा है वैसे भी ये भी चल जाएगा। ठीक है, इसका परफेक्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ अ ब्लैक बॉडी, या रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, चलो कौन सी ब्लैक बॉडी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो वो थोड़ा सा हम खत्म करते हैं, उसके बाद हम नए वीडियो के साथ आएंगे विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो देखो, अपने को ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, ये टॉपिक तो वैसे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ही रिलेट करता है, लेकिन न्यूमेरिकल बेसिस पे। वो कैसे? सुनो, देखो यहां पे ना, सपोज मैंने क्या किया, एक बॉडी है
ठीक है, एक कोई भी बॉडी ले लो, उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। लेट अस अज्यूम कि वो टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो ऑब्वियसली वो जो बॉडी है वो ठंडी हो जाएगी। एग्जाम्पल, चाय आपने निकाला, कहां से, पतीले से, कप में डाला, उस चाय को आपने नहीं पिया क्योंकि आप नाराज हो। अरे बराबर है ना, अगर नाराज हो तो चाय को वैसा रहने दोगे और चाय कैसी होती चली जाएगी, ठंडी। ठंडी चाय होने के बाद फिर से अगर पीने की इच्छा हो तो फिर गर्म करोगे, फिर से आपको इच्छा नहीं हुई तो फिर से चाय ठंडी हो जाएगी। मीनवाइल मुझे ये बताना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होता है, उसको अगर रूम में, उस सराउंडिंग में आप रख दो तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपना एनर्जी को लूज करेगा। अरे बोलो हाँ या ना। और अगर वो उसका टेम्परेचर कम होगा तो सराउंडिंग उसको गर्म करेगा, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ गई? यही हमें समझना है अभी, यही हमें बताना है कि कितनी एनर्जी लॉस होगी और कितनी एनर्जी गेन होगी। समझ में आया क्या? पक्का? इस टॉपिक को कुछ नाम भी दिया जाता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ता हूं मैं क्या लिखा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी इन कूलर सराउंडिंग। कूलर सराउंडिंग में कोई ब्लैक बॉडी रखी गई हो तो वो कितनी हीट को लॉस करेगा, ये वो निकाल के दिखाना है हमें। तो मैं फिर से बोलूंगा, इट इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको समझना है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ये हो गया आपका रूम, आपका रूम। ओहो वाओ, ये आपका रूम है और इस रूम में आपने एक बॉडी रखी है, डेड बॉडी, जो कि पूरी ब्लैक हो चुकी है। अच्छा, मारा किसको है पता नहीं, ये है डेड बॉडी, ठीक है। अब इस डेड बॉडी को क्या करना है, इस डेड बॉडी पे हमें स्टडी करनी है। पहले तो स्मेल आएगी, आने दो, लेकिन पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। तो इस डेड बॉडी कौन सी कलर की बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी, शायद अफ्रीका से आई होगी। अरे हाँ कि ना, अफ्रीकन बॉडी पे अपन आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर समझ के चलो, वो बॉडी हॉट है, नहीं मरी हुई बॉडी तो ठंडी होती है, हमने हॉट कंसीडर कर लिया। अरे समझो इसका टेम्परेचर है, लेट दैट ब्लैक बॉडी बी एट टेम्परेचर टी। अरे ब्लैक बॉडी कौन से टेम्परेचर पे, बोलो टी टेम्परेचर पे है। मैं लिखने वाला हूं यहां पे, बोलो लेट टी बी द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। और टी नॉट बोलो क्या है, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या कूलर सराउंडिंग, ठंडा सराउंडिंग, जो भी है यार लिख लो यार, मेरे को सराउंडिंग की स्पेलिंग आती नहीं, कैसी नहीं आती भाई, सर लिख तो दिया आपने, ठीक है। सराउंडिंग, कूलर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो यार लिख देता हूं टी नॉट, और इसका टेम्परेचर कितना है, टी। हम ये बोल रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, हाँ कि ना। अब दोनों पे हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टीफेंस का लॉ। चलो पहले ब्लैक बॉडी पे लगाते हैं। हम बोलेंगे फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका पावर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट, उसका पावर टेम्परेचर क्या है, टी, तो टी का पावर 4 आएगा। इसको हम बोल देते हैं सिग्मा टी टू दी पावर 4, क्योंकि इक्वल्स में आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब फॉर अ कूलर सराउंडिंग, फॉर अ कूलर सराउंडिंग, ओ हो कूलर सराउंडिंग के लिए सेम स्टेटमेंट क्या ऐसे आएगा, बोलो ये किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए, ये किसके लिए रहेगा, बोलो सराउंडिंग के लिए। तो QS अपॉन AT विच इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट का पावर 4, बोलो हाँ कि ना। ये किसकी हीट है, बोलो कि इमिट हुई है, सराउंडिंग की। ये किसकी इमिटेड हुई है, बोलो क्या यहां पे ये ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता होगा, तो क्या ज्यादा इमिट करेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है वो ज्यादा इमिट भी कर सकता है, जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, बराबर बोल रहा हूं। तो ये जो क्या होगा बोलेंगे, ये जो रेट होगा हमारा किसका,
ब्लैक बॉडी का वो ज्यादा होगा, तो बोलो क्या लॉस ऑफ हीट निकालने के लिए इन दोनों को माइनस किया जाएगा? किसको? इसमें से इसको, क्योंकि ये वाली एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो सिग्मा टी का पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट का पावर 4। सिग्मा कॉमन ले लो यहां से, तो आंसर क्या आएगा? बोलो टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। समझा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ हीट। ठीक है, फिर से एक बार, इसके पास टेम्परेचर ज्यादा था तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा, मतलब इमिशन भी ज्यादा। समझा? इसीलिए ये ज्यादा इमिट करेगा, तो ये कम इमिट करेगा, तो ठंडा कौन होगा भाई? यही तो होगा ना, यही तो ज्यादा ठंडा होगा। बराबर बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये इसको एनर्जी देगा और ये इसको एनर्जी देगा, समझ में? यही मैं बोलना चाहता हूं। तो इसके लिए ये इमिशन हो जाएगा और इसके लिए ये वाला इमिशन हो जाएगा। तो इमिट कौन ज्यादा करेगा? ब्लैक बॉडी। और ये क्या करेगा? कम। जो ज्यादा इमिट करेगा वही ठंडा होगा, इसीलिए लॉस ऑफ हीट बोला गया है। सेम अगर यही सवाल गेन ऑफ हीट के लिए आता है, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो क्या हमारा वहां पे हीट गेन हो जाएगा? अरे बोलो ना। तो हीट गेन का फॉर्मूला क्या? सिग्मा टी नॉट का पावर 4 माइनस टी का पावर 4 आ जाएगा। ये हीट लॉस का है, ये हीट गेन का है। हीट गेन में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। बोलो बात समझी क्या? ठीक है, तो ये जो टर्म्स है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, जो कि 1% चांस है बोर्ड में आने का। इसके पहला वाला जो पढ़ाया वो ज्यादातर चांस है आपके बोर्ड में आने का। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पक्का? तो हम चलते हैं नए वीडियो के साथ, कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलो कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय। चलो।